सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट के साथ मैं हूँ महरूख शहरियार। 27वीं तरमीम एक नया तूफान, सियासी मंजरनामा हर घंटे तब्दील हो रहा है। कभी बिलावल तो कभी राना सनाउल्लाह तो कभी हुकूमत बयानिए बदलते नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि जब अदालत में ज़ेर समाअत 26वीं तरमीम का अभी तक कोई फैसला ही नहीं हो सका तो फिर 27वीं तरमीम की इतनी जल्दी क्या है? क्या हुकूमत को खदशा है कि कहीं 26वीं तरमीम कल अदम करार ना दी जाए और इसी खदशे के तहत नई वफाकी आईनी अदालत के क़याम की राह हमवार की जा रही है? क्या ये तरमीम अदलिया में एग्जीक्यूटिव के बढ़ते असरात की अलामत है? और अगर सूबों के हिस्से में कटौती की तजवीज़ पीपल्स पार्टी मानती है तो क्या सूबों के फंड्स में कटौती से मकामी हुकूमतें मज़ीद कमज़ोर नहीं हो जाएंगी? बड़े सारे सवालात हैं। यही सारे सवालात एक नई आईनी बहस का पेश खैमा बन चुके हैं। क्या ये आईनी तरमीम कोई नया आईनी बहरान पैदा करेगी या फिर हुकूमत की उमंगों के मुताबिक सब कुछ अच्छा होगा जैसे अभी तक होता आया है? इसी सूरत हाल का अहाता करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे हुज़ैफा रहमान साहब, मौजूद हैं वज़ीर ममलिकत बराए सकाफ़त सयाहत व विरसा। इसके अलावा जहांगीर जदून, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, और जुल्करनैन इकबाल हमारे कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। वही सारी बातें जो हम माजी में सुनते आए हैं आज अक्सर तब्दील होती नज़र आ रही हैं। जहांगीर जदून साहब, क्या समझ रहे हैं? ये माजी बड़ा जालिम होता है और जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते हैं वो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, वो फिर चैन से जीने भी नहीं देते हैं। तो ये वो सवालात हैं जो बार बार आवाम भी करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भी करती नज़र आती है। अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो आईनी तरमीम की एक बातचीत मुसलसल तौर पर आगे बढ़ रही है, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा? क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? और ऐसी भी क्या जल्दी है हुकूमत को कि अभी 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो सका है कि ये 27वीं तरमीम लाने की बातें करें और तैयारी शुरू कर चुके हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, जो भी कोलिशन गवर्नमेंट है या जो उसमें पार्टियां हैं वो डेफिनेटली ऑन बोर्ड होंगी। इनके बगैर तो कंसेंसस से तरमीम नहीं आ सकती। होता ही है कि तरमीम के अंदर ज़्यादा चीज़ें डाल दी जाती हैं, फिर उनको कुछ पार्टियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो निकाल दी जाती हैं। असल जो मकसद होगा तरमीम का वो है अदलिया को कमज़ोर करना, अदलिया को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में लाना। वो ऑलरेडी आ चुके हैं और मज़ीद इस पे इजाफा हो जाएगा कि 27th अमेंडमेंट में जिस तरह प्रपोज है कि जजों को ट्रांसफर कर दी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो तो फिर अगर गवर्नमेंट को इख्तियार मिल गया या किसी तरह जुडिशल कमीशन के पास ये इख्तियार जिसमें गवर्नमेंट की अगर एक्सीड होती है तो फिर तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो अपनी मर्जी की जारी लगाएगी, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बड़ा कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो बाकी जो मेरे ख्याल में बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, वो सारी हैं पार्टियां ऑन बोर्ड हैं। तो ये एनएफसी वगैरह तो इसलिए डाला है ताकि भी उस पार्टी को दबाया जाए और वो वैसे भी मानेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो कहेंगे जी हमारी बड़ी फतह हो गई है, हमने एनएफसी अवार्ड पे आए 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होने दिया। तो ये अंदर से सारे एक हैं, आप बाहर मीडिया खेलेंगे, कहेंगे जी अब ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो इस तरह करते रहेंगे। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें ये हो कि कोई पार्टी लत हो जाएगी। सही है। आपसे जानना चाहूँगी जुल्करनैन, ये 27वीं तरमीम की बड़ी बात हो रही है, जाहिर है अब ये अदालत की भी तजवीज़ है कि सरबरा कौन होगा। क्या इस हवाले से कुछ सामने आ सका है अभी तक कि इसका सरबरा कौन बनने जा रहा है? कोई नाम अगर आप बता सकें, कोई आपके पास खबर मौजूद हो? देखिए मारूख, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में बातें गर्दिश कर रही हैं और जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ बता रही हैं, सबसे ज़्यादा जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं आइनी अदालत की सरबराही के लिए वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं जो आइनी बेंच के सरबराह हैं। उसके अलावा जो दूसरा नाम ज़ेरे गर्दिश है कि अगर ये नहीं, इनकी 30 नवंबर को जैसे रिटायरमेंट हो रही है, लेकिन आइनी अदालत की सरबराही के लिए जो जज की उम्र है वो 68 साल रखने की तजवीज़ है। पहले 70 साल का नाम सुन रहे थे जो भोन साहब भी अपनी विनिंग स्पीच में करते रहे हैं कि 70 साल होनी चाहिए, लेकिन इतलात ऐसी आ रही है जो वजारत कानून से हमें कि शायद 68 ईयर्स तक बढ़ाया जाए, जो रिटायरमेंट किए जाए उसको, और अमीनुद्दीन खान साहब फिर उसके लिए एक आइडियल कैंडिडेट हो जाएंगे कि जब वो 68 से कम है तो वो वहाँ से जा सकते हैं। इसके अलावा जो अगर बिलफर्ज ऐसा कोई नतीजा निकलता है कि उनका नाम नहीं आता या कुरा उनके नाम नहीं निकलता, तो दूसरा जो मजबूत तरीन नाम है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का सामने आ रहा है कि उनके भी चीफ जस्टिस आइनी हाई कोर्ट या वो कह लें कि
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होगी उसका सरबराही बेसिकली ये असल चीफ जस्टिस होगा, जो अब तक तरमीम की चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक। तो वो फिर आइंदा सरबराह होने के भी उनके मजबूत इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि वो टेक्निकली लीगली बड़े साउंड हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग है। जो आर्गूमेंट्स वो उनका होता है या जो जजमेंट लिखने का उनका अंदाज़ है वो काफ़ी बेहतर है बाकी जजेस की निस्बत जो अब तक आइनी बेंच में मौजूद हैं। तो जस्टिस जमाल नहीं, तो नाम के हवाले से आप बता रहे हैं कि राहदारियों में ये नाम सामने आ रहे हैं, राहदारियों में बातें क्या हो रही हैं, चहमा गोइयाँ क्या हैं इस तरमीम से मुतालिक? जजेस को किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई इस तरह की बाज़गश्त आपने सुनी, या जो आपका हल्का है वो क्या कह रहा है इस हवाले से? देखिए, गुज़श्ता हफ्ते की बात है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हमारे ज़राए ये बताते हैं कि टी रूम में जब जजेस वहाँ अपना बेंच करने के बाद जाते हैं चाय के वक्फे के लिए 11 बजे, तो वहाँ उन्होंने जो साथी जजेस वहाँ मौजूद थे उनको बताया था कि 27वीं तरमीम उनकी इतलात के मुताबिक आ रही है, और उसमें कुछ जजेस में आपस में डिस्कशंस भी शुरू हुई। अब देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो जिनके हैं वो अपने तौर पर रहेंगे ही, जिनके 26वीं पे उनके 27वीं पे भी होंगे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात मैटर नहीं करते, क्योंकि जब पार्लियामेंट में मतलूबा अक्सरियत पूरी है और हुकूमत ज़ाहिर इस वक्त जो करना चाहती है वो आराम से कर भी लेती है, जो टारगेट अचीव करना चाहे, चाहे वो लेजिस्लेशन के हवाले से हो या जजेस की अपॉइंटमेंट हो, रूल्स बनाने हो या कोई कानून साजी करनी हो, तो इसलिए उनकी जो है तहफ़्फ़ुज़ात है वो मैटर नहीं करते। लेकिन जो तरमीम है वो हो जाएगी। अलबत्ता जो सुप्रीम कोर्ट में शायद इतना ज़्यादा इशू इसका ना आए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं जिन्होंने पटिशन्स भी दायर की थी, जिनके खिलाफ कुछ शिकायत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई थी, उनके हवाले से कोई इतलात अच्छी नहीं आ रही। शायद वो जो आर्टिकल 200 में तरमीम हो रही है, होने जा रही है, जिसमें जो अभी तक तो यह है कि जजेस की मर्ज़ी के बगैर उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर ये मर्ज़ी वाला लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाए कि जजेस को जब चाहे हुकूमत या जुडिशल कमीशन ट्रांसफ़र कर सकेगा, तो फिर शायद जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बातें गर्दिश कर रही हैं वो उनके हवाले से अच्छी सुनाई नहीं दे रही कि दिसंबर में शायद या वो कोई बलोचिस्तान को पेशावर में होगा, या फिर अगर नहीं बात कबूल करते, ट्रांसफ़र पे ऑब्जेक्ट करते हैं, तो फिर शायद वो अपने घरों में हो। ये बातें इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में गर्दिश कर रही हैं। जी ठीक है, ज़ुल्करनैन साथ ही रहिएगा। जदुन साहब, अब आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ये बाज़गश्त हो रही है इस तरमीम से मुतालिक, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर हैं, आज ये बयान भी आया कि कोई जल्दी नहीं है हमें इस तरह की तरमीम करने में, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि बयानियाँ तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। कभी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जजेस की तब्दीली के हवाले से ख़ास तौर पर अगर हम बात कर लें, तो उनसे सवाल हुआ, साफ़ी ने जब उनसे सवाल किया तो वही कह रहे थे कि ये क्या तरीका होता है कि 40-45 साल या 25-30 साल तक एक ही जज एक ही जगह पर हो। तो ये जो सारा मामला है ये अब ज़ाहिर वफाक के अंडर होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये सही फैसला होगा अगर आर्टिकल 200 में तरमीम कर दी जाती है? आप नहीं समझते कि ये तो डायरेक्टली एक तरह से मुदाखलत हो गई है एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से अदलिया में? देखें, पहली बात तो ये कि जितने भी जज आते हैं ये अगर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से होके आते हैं। कोई सिंध से आता है, कोई जो है लाहौर से, पंजाब से आते हैं, कोई KPK से, बलूचिस्तान से आते हैं। और दूसरा जो उनकी पेरेंट सूबाई इस्लामाबाद के होती हैं, जो हाई कोर्ट्स होती हैं, उनके हर जगह पे जो बेंच है मुख्तलिफ डिवीजन में होते हैं, तो वो जज वहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। वो हाई कोर्ट के बेंचेज जब बनते हैं, इस तरह सिंध का सक्कर में बनता है, लड़काने में बनता है, हैदराबाद में, तो वो जज उधर जाते रहते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि एक जज जो है वो 65 साल तक तो कोई सर्विस होती नहीं है। मैक्सिमम जज जो है कोई 10 साल, कोई 15 साल, वो भी अगर 45 की एज में आए तो इतना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर 3-4 बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, फिर सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह पे क्यों काम करता है? फिर कराची में भी सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फिर लाहौर में भी बनाएं, ताकि जो कहते हैं जी जजों की ट्रांसफ़र नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह नहीं होता। जजेस को मेरिट पे, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले करने चाहिए, चाहे जहाँ भी बैठा हुआ जज हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे जहाँ। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये चाहती है कि जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक फैसले हों, हमारी मंशा के मुताबिक फैसले हों। अगर एक गवर्नमेंट ने ये तय कर रही है जी इस बंदे ने जेल के अंदर रहना है, तो वो कहते हैं जी अब और उसको कोई बाहर ना निकाल सके जब तक गवर्नमेंट खुद ना निकाले। तो इस तरह की अगर आप डेमोक्रेसी में देखें तो फिर वह रूल ऑफ लॉ या आइन की अमलदारी नहीं होती, फिर रूल ऑफ रूलर होता है, फिर जो डंडे की अमलदारी होती है, फिर आइन की नहीं होती। तो ये अभी जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी मैक्सिमम यही कोशिश होती है, चाहे वो अभी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो आगे आने वाली गवर्नमेंट हो, कि जी एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी कंट्रोल करे। तो आप समझ रहे हैं कि ये आइन की और ये जमहूरियत की अमलदारी, आइन की अमलदारी नहीं बल्कि डंडे की अमलदारी है अभी भी जो ये तरमीम लेकर नहीं। देखें ना आप, ये जितनी भी साजबाज हो रही है 26 अमेंडमेंट, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कितने केस डिस्पोज ऑफ किए, कितने उन्होंने जो है वो बैकलॉग काम किया है। आप मुझे बता दें, आप 1 साल होने को है
कि वो आईनी अदालत ने जो जज बैठे हुए थे कितनी आईनी मामला जो है वो निपटा दिए और पाकिस्तान के अंदर सुकून आ गया, सिवाय 2-3 केसों के जो उनकी मर्जी के मुताबिक हुए हैं तो वो ठीक हैं। अगर आईनी अदालत का आप ऐसा जज लगा देंगे जो है वो अपना इंडिपेंडेंट राय नहीं रखता, जिसने कभी आइन पे कोई जजमेंट ही नहीं लिखी हो या आइन को समझता ही ना हो, तो फिर आप किसकी अमलदारी समझेंगे, कानून की या एग्जीक्यूटिव की? तो इस तरह ये देखें आप, मेरे जो पर्सनल व्यूज़ हैं वो ये नहीं है कि आप बेशक पार्लियामेंट के पास अख्तियार है, पार्लियामेंट तरमीम लाए, लेकिन अगर देखो ना आप 27वीं तरमीम का जिससे ही पूछो कहता है मुझे तो नहीं पता है। अब अचानक 27वीं तरमीम कहाँ पे बन रही है, किस जगह से आएगी, वो लैंड कर जाएगी पार्लियामेंट, और जो MNA है उनको पता ही नहीं होगा, या उनमें पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट है, या पब्लिक का क्या स्टेक होल्डर है उनके साथ डिस्कस की गई जी। अब इन्होंने पहले कहा हुआ है जी, पीपल्स पार्टी भी इस पर एग्री, दूसरी पार्टी में कि जी आईनी अदालत हो, आईनी अदालत हो, कोई भी अदालत हो, उसके अंदर इंसाफ होता हुआ नजर आए कि आइन के मुताबिक फैसले हो। आइन तो मानते नहीं है आप, तो आइन के मुताबिक फैसले कहाँ से कराएंगे? तो जदून साहब आप क्या समझ रहे हैं कि ये आईनी बैंच जो बनवाया गया था बड़ा जोरों शोर से, क्या ये नाकाम हो गया है जो एक नई अदालत की जाने बढ़ रहे हैं ये लोग? देखिए, आईनी बेंच पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं है ना कि ये जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कोई फैसले करेंगे। तो आईनी बेंच का मकसद यही है कि जो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसके मुताबिक फैसले हों। ठीक, जुल्करनैन आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन आप वहाँ पर देख रहे हैं? एक तो ये हो गया कि नाम वाला मामला, राहदारियों में क्या बातचीत, क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं। ये जो कहा जा रहा था कि 26वीं तरमीम को तो हम अवामी मफाद में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त बातचीत थी वो यही थी कि अवामी मफाद है, केसेस जल्द निपटाए जाएंगे, लंबा केसेस हम देख रहे हैं कि नहीं चलेंगे, एक प्रोलॉन्ग नहीं होगा केस। अभी तक कोई ऐसी एग्जाम्पल जो अवामी मफाद में किसी केस का बड़ा फैसला आ गया हो जिससे चीज़ें अक्सर तब्दील हो गई हो, या ये कहा जाए कि 26वीं आईनी तरमीम वाकई अवाम के मफाद में थी? देखिए, जो फैसलों की अगर बात करें तो 2 काबिल ज़िक्र ऐसे मुकदमात हैं जिनके फैसले आए हैं और दोनों ही हुकूमत की फेवर में आए हैं। एक था सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, जो 9 और 10 मई के मुल्ज़मान थे, उनके जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए थे उनके हवाले से केस था। उसमें पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने हुकूमत के खिलाफ किया, ट्रायल्स को कलअदम करार दिया। हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में आई और हुकूमत आइनी बेंच से सुरखरू होकर गई। उसके अलावा पहले सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच ने फैसला किया मखसूस नशिस्तों का, जिसका भी जदून साहब हवाला भी दे रहे थे। आइनी बेंच पर जब रिव्यू लगा तो ये पहली बार देखने में आया कि 13 रुकनी बेंच का फैसला एक 11 रुकनी बेंच बैठ के उसको ओवरटर्न कर रहा है, जिसकी कोई जुडिशल प्रेसिडेंट्स पहले से मौजूद नहीं है। बल्कि तमाम जो साबका जजेस हैं वो भी इस बात पर हैरान थे कि ये कर कैसे दिया गया, और छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला उड़ा कैसे सकता, लेकिन फिर भी आइनी बेंच ने ये कर दिखाया। इसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र मुकदमा ऐसा बड़ा है नहीं जो आइनी बेंच ने सुन के डिसाइड किया हो, या कोई एक नुक्ता आइन का ऐसा नहीं है या कानून का, जदून साहब इस पर हमारी बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं, कि जिसकी तशरीह अब तक आइनी बेंच ने की और लोग कहें कि हाँ जी इस मकसद के आइनी बेंच को बनाया गया था, ये कानून की वो तशरीह है, ये आइन की ऐसी तशरीह है जो अभी तक कोई नहीं कर सकता था, जो इन्होंने कर दिखाई। मखसूस नशिस्तों के फैसले में सीटें PTI को नहीं बनती, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं बनती, इसके कानूनी दलाइल तो वाज़े मौजूद हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन से, आइन कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, प्रोपोर्शन से हटके वो हुकूमती जमातों को कैसे मिल सकती हैं, एक सीट वाले को 5 कैसे, इसका कानूनी दलील आइनी बेंच के जो फैसला है उसके अंदर भी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये मेन 2 फैसले थे। तीसरा जो फैसला जिसको आप काबिल ज़िक्र कह सकते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र होने वाला जज है, बिलखसूस जस्टिस सरफराज डोगर साहब का, वो था जिसमें उनकी ट्रांसफ़र को दुरुस्त करार दे के सदर मुमलिकत को कहा गया कि आप ही ये फैसला कर लें कि ये इनका दुरानिया कितना होगा, मुस्तकिल ट्रांसफ़र है या आर्जी है, जबकि इस नुक्ते की अदालत से तशरीह मांगी गई थी। तो अभी तक कोई ऐसी आइनी तशरीह वो आइनी बेंच कर नहीं सका था। अब देखते हैं कि आइनी अदालत बनकर क्या ऐसा काम है जो वो करेगी जो अब तक ये आइनी बेंच नहीं कर सका था। सही, जदून साहब 26वीं तरमीम में भी आईनी अदालत के से मुतालिक ही बड़े सवालात उठाए गए थे, इसी पर ही तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। हमने देखा अपोजिशन को फिर बार बार बानी PTI की जाने बढ़ा गया, उनसे भी इस चीज़ की फिर इजाज़त ली गई, कहा गया कि ठीक है कुछ चीज़ों पर हम मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये पीपल्स पार्टी भी कहती है और नून लीग भी कहती है कि एंड में हमने देखा कि पीपल्स PTI की जानिब से बिल्कुल ही इससे बॉयकॉट कर दिया गया, इससे बिल्कुल वो इख्तलाफ करते नजर आए। तो वो तो कल भी हमने उनको अपने शो में लिया था, वो यही मौक़िफ़ रख रहे थे कि अभी तो हमारे उस पर ही तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं हुए हैं 27वीं तरमीम की बात। फिर आप समझते हैं कोई ऐसी तशरीह अभी तक कर सका है या आईनी बेंच, या बुरी तरह से ये नाकाम हुआ है? क्योंकि 27वीं तरमीम के आने के बाद यकीनी तौर पे फिर दोबारा सवालात उठेंगे। ये डेफिनेटली सवाल तो इसलिए उठेंगे कि आइन की तरमीम आप करने जा रहे हैं या जिस तरह मैनेजमेंट करके आप तरमीम करते हैं उसमें पब्लिक का क्या फ़ायदा है। अगर आप देखें ना, एक कहते हैं जी एक एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में चीज़ें ने, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब न किया,
गवर्नमेंट जो फैसला करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो आइन के खिलाफ हो या आइन के फेवर में हो, तो कोई अदालत उसको जुडिशल रिव्यू के जरिए टर्न डाउन ना कर दे। अगर ये इंटेंशन है तो फिर देखें ना, आज देखें ये वाली गवर्नमेंट है, कल पीटीआई की आ जाएगी, पीटीआई वाले कहेंगे ये तरमीम बिल्कुल अच्छी हैं जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की फेवर में है, टिल्ट है गवर्नमेंट की उस एग्जीक्यूटिव की तरफ। तो आप जजों को आप अगर इस तरह ट्रांसफर अलाउ कर देंगे तो फिर तो ये जज जो है गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे कि जिसका मर्जी है जी जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लो या एग्जीक्यूटिव की पावर है तो उसमें या गवर्नमेंट जो है उनको ट्रांसफर कर दी। कोई जज जो है, अगर अभी जजों को तो वैसे ही मफलूज कर देगा, जो भी मेरिट पे काम करने वाले जज हैं, आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज हैं, उनके पास तो कोई मुकदमा एज सच फेडरेशन का लगता ही नहीं है, और वो तो अगर मुकदमा कोई लग भी जाए तो उनसे दूसरे दिन उठा लिया जाता है। जो अदलिया है या जुडिशरी है, एग्जैक्टली उसका तो इन्होंने तिया पांचा कर दिया, उसके अंदर तो कुछ चीज भी नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता जो इस निज़ाम के बेनिफिशियरी हैं वो कभी आवाज नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, अदलिया भी सही काम कर रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कभी आवाज नहीं उठाएंगे। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन किए, उनको वेलकम करेंगे। मुज़फ़्फ़र साहब बहुत शुक्रिया जी। राइट, हुज़ैफा साहब, सबसे पहले तो ये कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि साबिक चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी साहब की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो NFC से मुतालिक चीज़ें थी उसको तो मुस्तरद कर दिया गया है, उसको तो वही अक्सर मुस्तरद कर रहे हैं और यकीनी तौर पर आगे भी करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको कायल किस तरह से करेंगे फिर आप इस तरमीम के लिए? जी, हमारा अपना एक नुक्ता नज़र है कि 18वीं आईनी तरमीम जिस वक्त आई थी उस वक्त कहा गया था कि सूबाई खुद मुख्तारी के लिए NFC अवार्ड मुतारिफ कराया गया, कुछ वजारतों के बारे में कहा गया कि इनको डिवॉल्व किया जाए और ये सूबे इनको देखें। लेकिन आपने देखा कि पिछले 15 सालों में बहुत सारी खामियां नजर आईं हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में। एक छोटी सी मिसाल है कि हेल्थ का अगर TB और एड्स और अगर आप बात करें पोलियो के कंट्रोल का प्रोग्राम था, उसको जो यूनेस्को और WHO फंडिंग किया करती थी वो पंजाब के पूरे हेल्थ बजट से डबल हुआ करती थी, वो सारी ख़त्म हो गई। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो HEC अरबों रुपए की ग्रांट दिया करती थी सूबों को, सूबाई यूनिवर्सिटीज़ को, वो ख़त्म हो गई चीज़ें। तो इस बेशक मैं अपनी वजारत की बात करूँ, हेरिटेज एंड कल्चर पूरी दुनिया में एक फेडरल सब्जेक्ट है ये, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब ने उस वक्त जज्बात कहें, गलती कहें या बाइसनेस कहें, उन्होंने ये सब्जेक्ट सिर्फ सिंध को देने के लिए सूबों को दे दिया। हालांकि सिंध में हेरिटेज एंड कल्चर माँ सिवाय मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो एक पंजाब में एक सिंध में है और 2-3 साइट्स के अलावा कुछ साइट्स ऐसी है नहीं, जो अरबों रुपए की ग्रांट आया करती थी यूनेस्को की, वो आना बंद हो गई। पूरी दुनिया ज़रा इंटरेक्ट करती थी फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू आपके हेरिटेज साइट्स के हवाले से, उनके प्रिजर्वेशन के हवाले से, कल्चर के हवाले से, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं। तो अगर आज ये एहसास हो गया कि उस वक्त आपने जो तरामीम की थी वो तरामीम दुरुस्त नहीं थी, या जो 60 साल से एक मुरवजा निज़ाम चल रहा था 2010 तक, उसको आपने अमेंड किया और पिछले 15 सालों में हमने देखा ये खामियाँ, तो आपको अपनी गलती एडमिट कर लेनी चाहिए। और अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई तरमीम करने जा रही है तो आप उसमें साथ दें, ये हमारा नुक्ता नज़र है इस पे। लेकिन हुज़ैफा साहब सवाल यही है ना कि हुकूमत को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ज़रूरत पेश ही क्यों आ रही है? ये तो इतना ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये तो वो निज़ाम है अंग्रेज़ों का निज़ाम जिसको ऑलरेडी ख़त्म करके बाकी चीज़ों में अमेंडमेंट्स की गई थी, हम दोबारा उस निज़ाम को फॉलो करें, हम दोबारा वहीं पर जाके खड़े अर्ज़ ये करूँगे। अच्छा, पहली बात तो मैंने खैर आपको NFC और 18वीं आईनी तरमीम की बता दी। अब आपने जुडिशल मजिस्ट्रेसी की बात की, जो मजिस्ट्रेसी का निज़ाम बहाल करने की बात की गई वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में चल रहा है। उसके अंदर सिर्फ ये है कि ज़िले के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे उनके पास एक मजिस्ट्रेट की पावर हुआ करती थी, तो वो पावर जो है उनसे डेलीगेट कराकर आपने वही पावर पुलिस को दे दी। यानी पुलिस के पास पिस्तौल भी है और गोली चलाने की पावर भी है। तो पहले गोली चलाने की पावर आपके AC जो असिस्टेंट कलेक्टर हुआ करता था या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर के पास हुआ करती थी। इस्लामाबाद में वो पावर अभी DC और चीफ कमिश्नर के पास है, लेकिन उस सूबों में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया जिसमें दानियाल अजीज साहब उसकी सरबराही करते रहे, उस वक्त पूरी रिफॉर्म्स आई थी और अपने मजिस्ट्रेसी का निज़ाम जो है ये कहकर ख़त्म कर दिया था कि 1996 में सजाद अली शाह की एक जजमेंट थी कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर सेपरेट। उसमें आपने कहा कि एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर ना रहे, हालांकि उसकी आपने तशरीह गलत की। हिंदुस्तान के अंदर अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का निज़ाम मौजूद है, एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स मौजूद हैं, तो सिर्फ उसकी बात की गई। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है और वो निज़ाम जिस शहर में मैं और आप बैठे हैं वहाँ एप्लीकेबल है। यानी अगर आप एक एक तरमीम पे बात करेंगे तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुमकिन है मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ तरमीम में, लेकिन जो चीज़ें दुरुस्त हैं जिन पे मैं दलील देख के आपको कन्विंस कर सकता हूँ वो मैं
अपनी बहन होने के नाते आपको गुज़ार कर रहा हूँ। आप समझते हैं ये तशरीह सही कर रहे हैं ज़फ़र रहमान साहब? जी, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हर जगह की गई थी ना, वो यही की गई थी कि पुलिस ने ही ऑपरेशन किया, गोली चलाने की पावर भी पुलिस के एसपी के पास थी। अगर मजिस्ट्रेसी सिस्टम होता, अगर एसी या डिप्टी कमिश्नर से पूछना होता तो कभी भी गोली चलाने की परमिशन ना दी जाती। इस्लामाबाद के अंदर कभी भी कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो पहले डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर परमिशन देता है, जो भी उनके रैंक्स के मुताबिक। इसके अलावा भी बड़े सारे नाखुशगवार वाकयात इस्लामाबाद में हुए हैं। नाज़रीन, मामला बहुत तवील है, गुफ्तगू इस पर जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं कह रही थी कि ये सही तशरीह कर रहे हैं ज़फ़र रहमान साहब, जिस तरह से ये आई जी। नहीं, देखें उज़ैफ़ा की बात में देखें ना, पहले आप देखें कि अगर 18वीं तरमीम आपने की है तो उस पे क्या अमल दरामद किया है। आप अमल करते नहीं है, फिर कहते हैं एक चीज़ फेल हो गई है। आप मुझे बताएं कौन से सूबे ने लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो सही तरह लेटर एंड स्पिरिट में बहाल करा? एक सूबा मुझे बता दें। इस्लामाबाद के अंदर अब 3-4 साल से इलेक्शन हुए। पंजाब के अंदर देखें, केपी के अंदर जो पीटीआई कहती थी हम लोकल गवर्नमेंट में ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा जो डीआईजी और कमिश्नर भी लोकल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये लोग नारे लगाते हैं स्लोगन पे और इन पे कोई ना आइन पे अमल करते हैं ना अपने किसी लॉ पे अमल करते हैं। तो फिर वो कहते हैं निज़ाम खराब हो गया। वो निज़ाम को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देते। कोई एमपी एमएनए नहीं चाहता लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहाल हो। जो बेस है डेमोक्रेसी की, जो सारे मसाइल की जो है ना वो जड़ है कि आप अगर मसले वहाँ पे मौजूद हैं तो उसके हल के लिए देखें ना, आपके पास अगर पुलिस के पास अख्तियार है तो पुलिस के पास ऊपर सेफ्टी कमीशन रखा हुआ था लोकल गवर्नमेंट के अंदर कि इनको चेक करेगा, और जो पुलिस जो है एक्सीड करेगी अपने पावर से उसको उसके साथ पेनल्टी थी। लेकिन क्योंकि आपके सिस्टम चलाना ही नहीं चाहते, आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं चलाना चाहते पाकिस्तान के अंदर, ये इसको अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो ना हमें कोई 18वीं तरमीम को रिवर्स करने की जरूरत है। अगर सूबे ने देखे एनएफसी वार्ड में अपना शेयर ले लिया है तो व्हाई द प्रॉमिस इज नॉट डेलीगेटिंग दैट शेयर टू द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट पे आप क्यों नहीं लेके जाते? डिस्ट्रिक्ट के लोगों को या तहसील के लोगों को आप एम्पावर क्यों नहीं कर जाते? वहाँ से आपके जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वहाँ से यंग ब्रीड ऊपर आती है, वो ट्रेन होके आते हैं, उनको पता होता है इन आउट का कि जी आपने जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह करनी है, लोगों के मसाइल किस तरह हल करने हैं एट द ग्रॉस रूट लेवल। एक एमएनए जाके अगर नालियाँ बनाना शुरू कर दे, एक एमपी जाके वो नलके और पाइप लगाना शुरू कर देगा, तो फिर इस मुल्क का निज़ाम जो है वो किस तरह वो ठीक होगा। ये बात देखना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे कहती है जी। अब उज़ैफ़ा ने बात की इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो सेनेटर थे पीएमएलएन के अपना इरफान सिद्दीकी साहब, इन्होंने बिल लाया बकायदा कि जी इस सिस्टम को अलहदा करो। ये ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर और आइन के फंडामेंटल ढांचे के खिलाफ है कि आप एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को जुडिशियल पावर दे देते हैं। मजिस्ट्रेट होते हैं डिप्टी कमिश्नर के अंदर, डिप्टी कमिश्नर जो है फिर आगे असिस्टेंट कमिश्नर, तो उनको तो 1 मिनट के अंदर एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर कर सकती है। तो वो आप उनको अगर जुडिशियल पावर देंगे तो वो तो इस निज़ाम का तैयार पांचा कर देंगे। उन्होंने बिल लाया और बिल के अंदर उन्होंने ये तरमीम की इस्लामाबाद के अंदर जुडिशियल पावर जो है इनसे ले ली जाए, क्योंकि उनके साथ एक वाक़या हो चुका था कि उनको घर से उठाया गया कि जी आपका रेंट जो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन्होंने एक रात जब वो जेल में गुजारी तो उन्होंने कहा यार ये निज़ाम बड़ा गलत है, एसी को जो फोन ऊपर से आया उसने मुझे अंदर कर दिया, जब फोन आया तो बाहर कर दिया, तो ये तो रूल ऑफ लॉ ना हुआ। तो उनका बिल ही गायब कर दिया गया है। आज दिन तक उनका बिल जो है वो नहीं मिल सका, बावजूद इसके कि वो सेनेटर है, उन्होंने कोशिश भी की है, तो किसी ऐसी जगह पे गायब किया है, सेनेट से पास होकर गया बिल और कौमी असम्बली में। तो देखें ना, अब आपकी पॉलिसी कोई नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने जाते, और जो भी एडॉक पॉलिसी बनाते हैं वो अपनी इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट होगी, तो इस अवाम का इसमें कुछ भी नहीं। ज़फ़र रहमान साहब, ये बात तो ये सवाल तो बार बार अवाम जी जदून साहब कथा कलामी की माज़रत, ज़फ़र रहमान साहब अवाम भी तो बार बार ये सवाल करते हैं कि जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने मफाद के लिए बनाती है। और ये भी बताइएगा ज़रा कि आपको लग रहा है कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम है इस पर कोई फ़ैसला आ सकता है, ये कलदम की जा सकती है, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी है शायद कि अब आप लोग 27वीं तरमीम की जानिब बढ़ रहे हैं, क्या ये इसी वजह से बनाई जा रही है या आप समझते हैं आइनी बैलेंस फेल हो चुका है कि अब आइनी अदालत का क़याम होना चाहिए? जी मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं गुजारिश करूँ जी। जी श्योर जी, गुजारिश ये है कि 26वीं आईनी तरमीम तो ज़ाहिर है आई और उसके बाद उस पर अमल दरामद भी हो गया और उसकी रोशनी में आईनी बेंचेस भी बन गए, और 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस भी तैनात हुए, आईनी बेंच के सरबराह भी लगे।
तो ये कहना कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाएगा, तो फिर आप किस कानून की तरफ से कलअदम करार देंगे? ज़ाहिर है जो भी इस वक्त लॉ ऑफ लैंड है इस वक्त, वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चल रहा है ना। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको देखना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको कलअदम करार दे दे तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं, वो दे सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे जो फुल कोर्ट बनेगी और सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा मामला, चूंकि सारे लोग 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, इसलिए ये इस केस को ना सुने और इस केस को सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुन ले, तो जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच सुनेंगे वो 26वीं आईनी तरमीम से पिछली जो तरामीम है उसकी बेनिफिशरी हैं। मंसूर अली शाह साहब को नुकसान हुआ तो हमारा नुक्ता नजर ये हो सकता है कि चूंकि वो चीफ जस्टिस नहीं बने 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो उन्हें भी केस नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो ज़ाहिर चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे इस आईनी तरमीम के बाद, तो उन्हें भी केस नहीं सुनना चाहिए। या अगर कोई आईनी बेंच का सरबराह कोई और बन सकता है, तो ये मफरूज़ों पे मबनी बातें हैं। अगर आप बात ये करें कि हमें जल्दी क्यों है, देखें अगर जल्दी होती तो ये 3-4 महीने पहले आ जाती। हमने तो अभी पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट की है और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर इसके ऊपर अपनी सीसी में लेकर जाएगी। 3-4 माह पहले तक तो राना सनाउल्लाह का भी मौक़िफ़ था और भी आप लोगों की पार्टी के बड़े सारे लोगों का मौक़िफ़ था कि तरमीम नहीं आ रही है। ऐसी कोई तरमीम काबिल गौर है ही नहीं। मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि उस वक्त नहीं आ रही थी ना जी, लेकिन ये जरूर है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आ रही है, अब इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? जी, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक तो ये कि आपको याद होगा कि जब 18वीं आईनी तरमीम इसलिए लाई गई थी कि 17वीं आईनी तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स, जजिस की तैनाती के तरीक़ेकार और बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई थी, और उसके बाद जब वो तरमीम इन फील्ड आई, इन ऑपरेशन हुई, तो जुडिशरी ने कहा, लीगल फर्टिनिटी ने कहा कि नहीं ये लकूनास दूर होने चाहिए, और उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम आई थी। बेसिक जो मकसद है 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का, वो तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ लकूनास रह गए हैं। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने, जजेस ये समझते हैं कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जैसे मुनीर खान साहब ने खुद, उनका एक मौजूद है, उन्होंने केस में रिमार्क्स दिए कि जो बेंच बनाने का अख्तियार है वो मेरे पास होना चाहिए, हालांकि उसका एक तरीक़ेकार है, वो उनके पास नहीं है अख्तियार। तो ज़ाहिर है जब आप आइन के अंदर एक तरमीम करते हैं और जुडिशल सिस्टम में अमेंडमेंट्स करते हैं, तो जब वो फील्ड में इन्फोर्स होती हैं तब आपके सामने आते हैं लकूनास कहाँ पर मौजूद है। तो लकूनास सामने आए, इसलिए 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। पहले ड्राफ्ट भी आता है, क्या ड्राफ्ट बन चुका है इस तरमीम से मुताल्लिक, या सारी बातें भी हवा में हो रही हैं? नहीं, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जो एक यानी रफ ड्राफ्ट है, और उसी ड्राफ्ट से मुताल्लिक ही चीज़ें पीपल्स पार्टी की क़यादत से शेयर की गई हैं। और वो ड्राफ्ट इंशाअल्लाह ताला जब हतमी, हमारे तमाम जो पहला मकसद तो होता है कि आपने पार्लिमानी जितनी भी जमातें हैं जो आपकी इत्तेहादी हैं, आप उनसे मुशावरत करते हैं, उनसे मुशावरत जब मुकम्मल हो जाएगी तो मुझे पार्लियामेंट के अंदर ले आएंगे जी। सही, ठीक है। जुल्करनैन, 19 लाख केसेस हैं जो अभी ज़ेर इल्तिवा हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ, ज़रा इसका पोस्टमार्टम कीजिएगा, कौन कौन से ऐसे बड़े केसेस हैं या कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, अभी कितने बड़ी तादाद है इन केसेस की जो कि अभी तक ज़ेर इल्तिवा हैं, इन पर अभी तक कुछ नहीं हो सका है। जबकि 26वीं तरमीम पर जब लेकर आई जा रही थी तो उसमें सबसे जो बड़ा नुक्ता रखा गया था वो यही रखा गया था कि अवामी मफाद, और अवामी मफाद भी ऐसा कि अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े। मारूफ, 19 लाख के करीब केसेस तो सिर्फ जो ज़िले अदालतें हैं, कचहरियाँ हैं, वहाँ पे पेंडिंग हैं। इसके अलावा 4 लाख से थोड़े से ऊपर केसेस हैं जो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, और 56,000 से ज़ायद केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 56,000 केसेस देख लें, ज़्यादातर जो 26वीं तरमीम है उसका फोकस भी वही था। वो 56,000 में से भी 100 से 150 के करीब मुकदमात थे जो आइनी अदालत को, आइनी बेंच को मुंतकिल हुए हैं। बाकी सारे जो नॉर्मल केसेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वही जजेस भी आम आइनी बेंच से हटकर बैठ के सुनते हैं, और बाकी जजेस भी उनको सुन रहे हैं। तो सिर्फ चंद सेलेक्टेड से केसेस थे जो टारगेट अचीव करने के लिए बाज़ाहिर लग रहा है कि 26वीं तरमीम आई थी, क्योंकि जो अगर सिर्फ मकसद मुकदमात का ख़त्म करना होता तो जो 19 लाख कचहरियों में पेंडिंग है, जहाँ पे लिटरली लोग जलील हो रहे होते हैं छोटे छोटे केसेस के लिए, जो कई साल दिहाइयाँ लग जाती हैं, कत्ल केसेस के फैसले नहीं होते, लोग जेलों में सड़ रहे होते हैं। कई केसेस हम रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जहाँ 22-22 साल के बाद लोगों को बरी किया जा रहा है, कईयों के तो जेल में इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उनकी अपीलें फिक्स होने का नंबर आता है। उसके हवाले से ना 26वीं तरमीम में कोई चीज़ शामिल थी, जो 27वीं की चीज़ें बिलावल भुट्टो साहब ने अभी तक सामने लाई हैं, उसमें भी ऐसी कोई चीज़ बज़ाहिर सामने नहीं आ रही। जो हुज़ैफ़ा साहब भी बता रहे थे कि ड्राफ्ट इनिशियली कोई कच्चा सा फाइनल हुआ है, अगर वो रहनुमाई कर दें कि उसके अंदर इन केसेस के हवाले से क्या है तो ज़रा क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हुज़ैफ़ा साहब से ये भी पूछेंगे, बल्कि मैं भी, क्योंकि मेरे वो कुलीग भी रह चुके हैं माजी में 2013 में, तो उसी हवाले से मैं उनसे बतौर साफ़ी ये भी पूछना चाहूँगा, ये बताएँ कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डेडलॉक है ये कब का है? क्योंकि पीपल्स पार्टी से कोई डेडलॉक बनता नहीं है। आइन के मुताबिक तो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म में मुशावरत करनी होती है।
तो ये डेडलॉक पीपल्स पार्टी के साथ कैसे बन गया जो उन्होंने उनसे बैठ के ख़त्म करना है? आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से, जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से डेडलॉक इसलिए पैदा होता है कि अगर अपोजिशन लीडर बात ना करे, बैठने को तैयार ना हो, पार्लियामेंट में मौजूद ना हो या पार्लियामेंट में ना आए, तो ऐसी सूरत हाल में एक अहम इदारा अपने सरबराह से महरूम होता है। तो इस हवाले से हमको ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशनर की तैनाती जो है वो शफाफ भी हो, गैर मुतनाज़ा भी हो, लेकिन उसमें तातुल ना है। उस हवाले से 2 दिन तजावीज़ हैं, ज़ाहिर है जब ड्राफ्ट एक फाइनल होगा उस पर आपसे शेयर करेंगे। आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करता है, ये मामला कहाँ तक जाता है, ये देखना होगा। इस पर आने वाले दिनों में भी प्रोग्राम्स जारी रहेंगे। फिलवक्त प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे, जहांगीर जदून और जुल्करनैन, तमाम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।